शीट का यहाँ पर क्या मतलब है आप सब बच्चों के सामने ये है कि यार बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट दिखाती है। हमें बेसिकली ये निकालना है कि हमारी अलग अलग स्टेज पर क्या कॉस्ट आती है। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट आ रही है, फैक्ट्री में क्या कॉस्ट आ रही है, अगर हम उसमें ऑफिस के भी खर्चे डाल दें तो क्या कॉस्ट आ रही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कॉस्ट आ रही है। तो बेसिकली एक तरीके से कॉस्ट की बाइफर्केशन है यहाँ पर। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, हेड ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी किसी भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो आपको कैलकुलेटर की कॉस्ट निकालना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि जब कॉस्ट निकलेगी तभी आप इसका सेलिंग प्राइस क्या रख पाओगे, फिक्स कर पाओगे। समझ आया? ऐसे नहीं अपने मन से यार 100 रुपये का रख दो, 200 रुपये का रख दो। आपका अगर कॉम्पिटिटर 90 रुपीज़ का रख रहा है तो कॉम्पिटिटर ने 10 रुपये कहाँ कम करे हैं। हमारी खाली कॉस्टिंग 100 आ रही है, हम 100 से नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। सारे फैक्टर्स को हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना पड़ता है। समझ में आया नहीं है बच्चों? तो और जब क्वांटिटी लार्ज लेवल पर होती है तो एक एक रुपये की कॉस्ट भी क्या करती है, वैल्यू करती है। ठीक है बच्चों। द कॉस्ट ऑब्जेक्ट में भी प्रोडक्ट का भी कोई निकालना हो सकता है, किसी सर्विस का हो सकता है, किसी कॉस्ट सेंटर का हो सकता है। एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूड्स एलिमेंट वाइज कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट, और सो कलेक्टेड फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम और अ पीरियड एंड देन अरेंज ऑल दीज एक्यूमुलेटेड कॉस्ट इनटू शीट टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है। आइए जी, यहाँ पर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें कुछ और खर्चे ऐड करेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के यू विल गेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर मतलब जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। फिर सेलिंग कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है। कॉस्ट हेड्स क्या क्या आएंगे, प्राइम कॉस्ट, ये मेन हेड रहने वाले हैं आपकी मेरे बच्चों कॉस्ट शीट के अंदर। प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। प्राइम कॉस्ट तो कल भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, जितने बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी थी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने की मेनली कॉस्ट आती है, उसको मेरे बच्चों हम क्या बोल देते हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, मुख्यतः कॉस्ट। ठीक है। जैसे ये कैलकुलेटर किसी ने बनाया है तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, जैसे कि जो विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, लाइक इसमें एक स्क्रीन लगी है, ये ऊपर एक लेंस कुछ भी लगा है, ये सारे बटन लगे हैं, इसकी प्लास्टिक लगी है, इसके अंदर के वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जैसे हम टेबल बना रहे हैं, बेंचेस बना रहे हैं, तो बेंचेस बनाने में जो लक्कड़ लग रही है दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल विच इज़ इजीली आइडेंटिफाइबल विद पर यूनिट। पंखा बना रहे हो आप, पंखे में मोटर है, पंखड़ियाँ हैं, समझ में आया बच्चों। बट देयर आर सम इनडायरेक्ट मटेरियल ऑल्सो, like if you are making tables or benches and in that case फेविकोल जो लग रहा है, या फिर कई बार क्या होता है सनमाइका वगैरह चिपकाने के लिए हम लोग पहले फेविकोल लगाते हैं और फिर कील से भी सपोर्ट करते हैं। देखा होगा आप, टेप भी होती है और कील भी होती है। तो वी कांट आइडेंटिफाई दैट कि एक टेबल को बनाने में कितनी टेप लगी है या फिर कितनी कील लगी है, तो वो कौन सा मटेरियल बन जाएगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर साफ साफ आइडेंटिफाई हो रहा है, जो लगा हुआ है, जो ठोक रहा है, उसको बना रहा है, फिनिशिंग कर रहा है, डायरेक्ट लेबर। बट देयर आर सम इनडायरेक्ट लेबर ऑल्सो, जो इधर से उधर कर रहे हैं, बाद में पॉलिशिंग कर रहे हैं और भी 10 चीज़ें कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती है। एंड सम ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज इन ओवरहेड्स। क्या बोला जाता है, ओवरहेड। चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो मेरे बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। समझ में आया? चीज़ें बताई जा रही हैं, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिफाइड फॉर्मेट है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसको एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों के टोटल को हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल, अब एक एक करके इसको तोड़ते हुए चलते हैं। सर मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बोलो, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली में कंजम्पशन इज द कॉस्ट। इधर देखेंगे, किसी चीज़ को खरीदना इज नॉट अ कॉस्ट। मान लेते हैं आपने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख रुपए का स्टॉक रख लिया,
दैट इज़ नॉट कॉस्ट। ठीक है, खर्चा हो गया है बट इट इज़ एसेट। वो खर्चा तब होगा जब आप इसे यूज़ करोगे। बोलो हाँ है ना। अब मान लो 1 लाख में से तुमने 70,000 का बचा ही लिया, तुम कह रहे हो इसको तो मैं अगले साल यूज़ करूँगा, तो इस साल जो कॉस्टिंग बनी है वो खाली 30 है। इस साल की कॉस्ट शीट में जो जाना चाहिए या जिस पीरियड की आप कॉस्ट शीट बना रहे हो उसमें खाली कितना चार्ज करना पड़े, 30। तो दैट्स वाई जो डायरेक्ट मटेरियल यूज है या कंज्यूम्ड है दैट बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और वो कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक जो पहले से हमारी इस फैक्ट्री में सामान पड़ा हुआ है, प्लस में नेट परचेजेस जो भी हमने एडिशंस करी है, माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गई सब बच्चों को? एक एक चीज़ की बाइफर्केशन हम करते हुए चलेंगे। बाकी मटेरियल कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल परचेज एंड इशूड फॉर प्रोडक्शन शैल बी डन एज पर द मेथड डिस्कस इन चैप्टर 2। वो तो फिर मटेरियल कॉस्ट जब पूरा मटेरियल चैप्टर अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर वो डिटेल में समझा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से आइटम्स ऐड करने हैं वाइल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल बेसिकली। फ्रेट इन वार्ड्स, इसको मटेरियल का पार्ट बना दो। इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्यूरमेंट्स, जो आप मटेरियल प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड कर रहे हो, कुछ खर्चे आप इंश्योरेंस वगैरह कर रहे हो या कोई ट्रेड डिस्काउंट्स, अगर कोई डिस्काउंट्स आपको मिल रहा है वो माइनस कर देंगे। याद है ना ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम कोई लार्ज क्वांटिटी में सामान वगैरह खरीदते हैं उसकी वजह से जो हमें डिस्काउंट मिलता है दैट इज़ बेसिकली नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटीज़ या कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह इफ़ यू आर पेइंग जिसका क्रेडिट नहीं मिल रहा हो, ध्यान रखना। अगर जैसे जीएसटी वगैरह है और जीएसटी का हमें क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है। अगर किसी टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा दैट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो तो हम सेल करेंगे, आगे कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, इधर हमने पे करा है तो हमारी जेब से तो कुछ गया ही नहीं। वो टैक्स कॉस्ट का पार्ट बनता है जिसका क्रेडिट नहीं मिलता। चलो जी सर, तो एक एक एलिमेंट क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्लियर है। नाउ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट इज द टोटल ऑफ पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज वो आर इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यानी कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, किस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है? प्रोडक्ट को बनाने में या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाने मैं नहीं आऊँगा तो क्लास नहीं होगी, तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई है। टीचर क्लास में अवेलेबल नहीं है तो ड्राइवर है, गाड़ी तभी चलेगी जब ड्राइवर अवेलेबल रहेगा, बिना ड्राइवर के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ड्राइवर की जो कॉस्ट हो गई है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, चाहे वो सर्विस की हो या फिर क्या बोलते हैं किसी मटेरियल को कन्वर्ट करने की हो। क्लियर है? जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस हम जो मजदूर वगैरह रहते हैं, जो मशीन्स वगैरह चलाते हैं, उनको पे करते हैं। अलाउंसेज एंड इंसेंटिव्स भी आ जाएगा। पेमेंट्स फॉर ओवर टाइम्स, इफ़ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ओवर टाइम पेमेंट्स देन इट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है बोनस एक्स ग्रेटिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड सच एज पीएफ एंड अदर सिमिलर फंड। तो ये एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रखने के लिए पे कर रहा है। दो तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉयज़ का। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो खर्चा ही है, दैट शैल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द मटेरियल वो लेबर कॉस्ट। बोलो हाँ है ना? अदर बेनिफिट्स, मेडिकल लीव विद पे, फ्री और सब्सिडाइज फूड, लीव, ट्रैवल कंसेशन, ये सब है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हो गए हैं मेरे बच्चों जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हटाकर हैं, बट जिसके बिना मटेरियल और लेबर भी काम नहीं कर पाए, बिल्कुल इंसिडेंटल है, उसके साथ साथ ही चलेंगे। बात समझ में आई नहीं है? डायरेक्टली नेचर के हैं। विच आर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड इन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जाम्पल पावर एंड फ्यूल। अब मशीन तुमने खरीद ली, मशीन में पावर एंड जिस बिजली से मशीन चलेगी पावर उसको बोल देंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी जब कम कंजम्पशन होती है देन वी यूज वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। पावर जनरली तब वर्ड यूज़ करते हैं जब फैक्ट्री वगैरह में काम हो रहा होता है। फ्यूल, कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जिसमें तेल डलेगा, बोलो हाँ या ना? तो वो जो ऑयल जो आप डाल रहे हो, जो भी कुछ है वो दैट इज़ बिकम द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टीम, रॉयल्टी पेड, यू नो व्हाट इज रॉयल्टी पेड? आप किसी की टेक्निक यूज़ कर रहे हो,
हाँ, किसी पेटेंटेड टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, आपकी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो कहते हैं भाई मेरे को तो पर यूनिट पर वो चाहिए। किसी ने रिसर्च करी है, किसी ने मेहनत करके कोई चीज़ बनाई है, तभी तो रिसर्च वो होएगी, प्रमोट होएगी। कोई भी नई इन्वेंशन, कोई भी नया आइडिया आता है तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्ट के थ्रू, कि हमारी कंट्री में जो है वो रिसर्च चलती रहे। आई थिंक 10 साल तक का पीरियड होता है, मुझे ध्यान नहीं है, 10 साल बाद बंदा रिन्यू करा सकता है, एज़ पर लॉ वगैरह में देख लेना। बट कहने का मतलब आपने कोई नई चीज़ बनाई है तो आपको ही उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, आप कोई दूसरा पर्सन उसे कॉपी ना करे। तो गवर्नमेंट आपको एक स्पेशल राइट देती है कुछ पीरियड तक, एटलीस्ट आपकी रिसर्च का एडवांटेज आपको मिल जाए। फिर कुछ पीरियड के बाद फिर तो सबको ही मिलना चाहिए। समझ में आया नहीं है? जैसे फर्स्ट टाइम जीरोक्स की मशीन आई तो जिन्होंने बनाई उन्होंने कॉपीराइट कराया अपना। पहले तो क्या चलता था, कार्बन चलता था, कार्बन पता होगा आप लोगों को, टाइपराइटर चलता था। पहले किसी भी चीज़ को कॉपी बनाना इतना टाइम लगता था। आज के टाइम तो ऑन द स्पॉट ही क्या है, पूरी किताब की किताब क्या हो रही है, फोटो कॉपी हो रही है। तो जीरोक्स मशीन कितना बढ़िया चीज़ बनाएगी। तो अब आप यहाँ अपनी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं एंटिटी हूँ, मेरी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मैंने किसी से टेक्निक उधार ले रखी है, मैं उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मान लेते हैं मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, बोलो भाई, तो आई हैव टू पे देम रॉयल्टी, उसको बोलते हैं रॉयल्टी काइंड ऑफ फीस। ऑथर्स को भी मिलती है, जैसे मान लो मेरी बुक्स हैं तो उस बुक्स पर मुझे रॉयल्टी दे, पब्लिशर दे, तो वो डिपेंड करता है। रॉयल्टी पेड या फिर पेबल, पे कर दी, पेबल एक्रूअल बेसिस पर भी बुक करना पड़ेगा फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस। समझ आया सब बच्चों को? हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। If you are hiring any specific equipment which are not available in your factory and you have to pay some charges, that will become the part of direct expenses. Fees for technical assistance and know-how. What is technical assistance? Simply means technical assistance का क्या मतलब है मेरे बच्चों? Technical assistance का मतलब है कि मेरे को नॉलेज नहीं है भाई, मेरे को मशीन चलानी नहीं आती है, मैंने किसी को बुलाया एंड वो मुझे, किसी एक्सपर्ट को बुलाया और वो एक्सपर्ट मुझे क्या कर रहा है, समझा रहा है, उसके लिए आई हैव टू पे द फीस। तो दैट इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। नो हाउ। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स वगैरह कुछ होते हैं मशीन्स में लगते हैं। पैटर्न्स, पेटेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, स्पेसिफिक डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस या फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की कोई कॉस्ट आ रही है। आजकल सारा काम किससे हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अदर एक्सपेंसिव विच आर डायरेक्टली रिलेटेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो किससे रिलेटेड है मेरे बच्चों, बताओ, डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये मेरे बच्चे क्या बन जाएगी, बताओ सारे बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। अभी तक 3 बातें समझाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। डायरेक्ट लेबर कैसे निकलेगी, जो भी हमारे लेबर से रिलेटेड खर्चे हैं, चाहे वो वेजेस एंड सैलरी हो, चाहे वो उसको कुछ बोनस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ वाला है ना भाई, और एक्स क्रेटिया, बोनस पता नहीं क्या क्या चीज़, अलाउंस, इंसेंटिव, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, तो वो उसमें माइनस कर देते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया, थोड़ा बताओ, जो रिकॉल कर पाओ। फ्यूल हो गया, बोलो, और हायर चार्जेस, कोई स्पेसिफिक मशीन करी है, बहुत बढ़िया। रॉयल्टी आप चार्जेस पे कर। टेक्निकल असिस्टेंस आपने लिया किसी से, नो हाउ, उसके लिए। पेटेंट को अमोर्टाइज कर रहे हो, है ना बच्चों, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पेटेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, स्पेसिफिक डिज़ाइन वगैरह वगैरह। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो, अब ये कॉस्ट शीट बन रही है हमारी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम। अब इसके आगे चलते हैं, एक लेवल तक फंक्शन वाइज चलते जा रहे हैं। नाउ जैसे हम प्राइम कॉस्ट में हम अपने फैक्ट्री के ओवरहेड्स है, डायरेक्ट वाला खत्म हो चुका है। अब सुन लेना, डायरेक्ट का चक्कर खत्म हो चुका है। अब सारी जितनी भी कॉस्ट आएंगी वो सारी इनडायरेक्ट आएंगी, बोलो भाई। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं, कुछ फैक्ट्री में होंगी,
कुछ ऑफिस में होंगी, कुछ सेलिंग के टाइम होंगी। बात समझ आई बात? तो प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कर रहे हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि मेरे बच्चों फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन यू विल गेट ग्रॉस वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? ग्रॉस। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP और माइनस कर देंगे क्लोजिंग WIP। देन यू विल गेट मेरे बच्चों बताओ फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिल जाएगी आपको? फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद इसमें आप चलो पहले फैक्ट्री कॉस्ट तक की बात करते हैं, वर्क कॉस्ट तक की। आप लोगों को क्या पता है व्हाट इज WIP? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? एक्सप्लेन करो इसको, एनी वन ऑफ यू। क्या होता है? नहीं कुछ थोड़ा और बताओ। जो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं वो तो मटेरियल पड़ा हुआ है, तो मटेरियल कॉस्ट है। वो तो मटेरियल बच गए। पूरा देखो वर्क इन प्रोग्रेस इज बेसिकली दैट थिंग इन विच सम परसेंटेज ऑफ वर्क हैज़ बीन डन एंड सम परसेंटेज ऑफ वर्क इज येट टू बी डन। इधर देखेंगे जहाँ पर हो सकता है मटेरियल का काम हो चुका हो, कुछ लेबर का काम हो, फिनिशिंग बच रही हो, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। देखो जब हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो देर में भी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मान लेते हैं मेरी ये टी-शर्ट बनाने की कंपनी है, हुडीज़ बनाने की कंपनी, इधर देखेंगे तो हो सकता है फैब्रिक पूरा का पूरा फैक्ट्री में पड़ा हो। तो अगर फैब्रिक का स्टॉक पड़ा हुआ है वो मेरा मटेरियल का स्टॉक है, बोलो हाँ है ना। और हो सकता है हुडीज़ बन के पड़ी हो पूरी, वो मेरा फिनिश गुड्स का स्टॉक है। बट देयर में भी अ केस जहाँ पर फैब्रिक कटा हुआ पड़ा हो। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम होते हैं। एक डिपार्टमेंट में फैब्रिक की कटिंग हो रही है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में फैब्रिक की क्या हो रही है? स्टिचिंग हो रही है। तीसरे डिपार्टमेंट में बटन लग रहे हैं, फिर आयरनिंग हो रही है, बोलो हाँ है ना। और लास्ट में पैकेजिंग हो रही है। तो कुछ ऐसा फैब्रिक जिस पर कटिंग का काम हो चुका है या कुछ परसेंटेज स्टिचिंग का काम हो चुका है, दैट इज बेसिकली नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। वो बिल्कुल एक अलग यूनिट है, उसको हम मटेरियल के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और ना हम उसको फिनिश गुड्स के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसकी, समझ में है? जैसे मैं एक आटा बोलता हूँ, हमारे पास एक वाइट वाला जो आटा रहता है बर्तन में रखा रहता है, वो रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन जब गूंदा हुआ आटा हो गया, पानी वानी मिला के उसको गूंद दिया है, तो दैट इज़ बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस। और जो रोटियां बन चुकी हैं ओके, तो बिल्कुल तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। सफ़ेद वाला आटा वो बर्तन में ही रखा रहेगा, गूंदा हुआ आटा उसकी प्रोविज़न अलग है, उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। और जो रोटियां बन चुकी है उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रोटियां रखते हैं, हाँ हॉट केस बोल दो, या हरियाणा में बोइया भी बोल देते हैं ना, कुछ अलग अलग तरीके से। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। अब मेरी तरफ देखेंगे आप सभी बच्चे। आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलने के बाद आपको प्राइम कॉस्ट मिल चुका है। अब आप उन वाले स्टॉक पर काम कर रहे हो, साथ में आपने फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी ऐड कर लिए हैं, तो आपको ग्रॉस वर्क कॉस्ट मिली। क्या मिली आपको? ग्रॉस। अब आप क्या होगा, अच्छा यार सुनो, जो सामान पिछली बार कंप्लीट नहीं हुआ था उसको भी लेके आओ, उसको वो भी इसी बार का कॉस्ट का पार्ट बनेगा, हाँ या ना। तो इसलिए ऐड कर दिया ओपनिंग WIP, क्योंकि जो सामान पिछले साल कंप्लीट नहीं हो पाया था वो, जैसे आपने देखा हो मम्मी क्या करती है, रात का आटा अगर बच जाता है तो सबसे पहले सुबह क्या करती है बताओ? उन्हीं वाले आटे के पराठे बनाना या जो भी कुछ वही करते हैं, नहीं करते? ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे जो है कि भाई रात का आटा बचे चलो इसको बाद में देख लेंगे, वो उसको पहले यूज़ में लिया जाता है। तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो ओपनिंग WIP इसलिए ऐड करा गया क्योंकि ये इस साल कॉस्ट का पार्ट बन जाए, और क्लोजिंग WIP इसलिए माइनस करा गया क्योंकि वो इस पीरियड में, जिस पीरियड की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, फिर कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा। कॉस्ट का पार्ट वही चीज़ बनेगी जो फिनिश गुड्स बन चुका हो। चलो जी सर, यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। फिर अपने को नेटवर्क कॉस्ट मिल जाता है, हाँ या ना। नेक्स्ट वी विल ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जो कोई प्रोसेस से रिलेटेड आ रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, बोलो भाई।
कोई रिकवरीज हो गए, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, कई बार कुछ मटेरियल वगैरह बच गया, कुछ स्क्रैप बच गई, वहाँ से कुछ रिकवरीज हो गई, इसको कॉस्ट का पार्ट मत बनाओ भाई, कुछ रिकवरी हो रहा है माइनस कर दो। पैकेज, प्राइमरी पैकेजिंग का अलग, एक होती है प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग, 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में पढ़कर आए होंगे। जैसे टॉफ़ीज़ वगैरह बना रहे हैं हम, तो टॉफ़ी के ऊपर एक नॉर्मल पाउच लगेगा, उसके बिना तो बिकेगा नहीं, वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। फिर आप क्या करोगे, पूरा अब टॉफ़ी एक एक तो नहीं जाएगी, जब आप होल सेलर के पास भेजोगे तो डब्बों में डाल के, और डब्बों का पूरा एक बल्क, पूरा जो भी बोलते हैं उसको, मान लो एक दर्जन डब्बों का हमने वो बनाया, तो पहले एक प्लास्टिक कार्टेज है ना, क्या बोलें उसको, हाँ कार्टन, ठीक है। तो एक डब्बे में डाले पहले, फिर पूरा एक दर्जन का हमने कार्टन बना दिया, फिर वो जो अलग अलग पैकेजिंग हो रही है। तो अगर आपकी प्राइमरी पैकेजिंग हो रही है यहाँ पर, तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो सारे बच्चे पहले बताएंगे, सबसे पहले क्या मिला था आप लोगों को, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करा, क्या मिला अपने को, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या ऐड करा, ओपनिंग WIP ऐड करा, क्लोजिंग WIP माइनस करा, उसको हमने बोल दिया नेटवर्क कॉस्ट। बोलो हाँ या ना, नेटवर्क कॉस्ट। और उसके अलावा ये सारी कॉस्ट और आई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑफिस के खर्चे, है ना भाई, और कोई रिकवरीज है माइनस पैकिंग वगैरह, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये सब अगली बार बना के लानी है कॉपी में, थोड़ा थोड़ा साथ के साथ भी लिखते रहो तो और बढ़िया रहे। बट चलो अब ऊपर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, इसको देख लेते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक चीज़ समझा रखी है। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्क, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है। या फिर मैं आपको शेयर करूँगा, वाले कॉपी कर लेना, मेरी बहुत डिटेल में नोट्स बने हुए हैं, पूरी कॉस्ट शीट के मैं आपको नोट्स, हैंडमेड नोट्स भेज दूँगा। कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स, दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, लीज रेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई लेबर वगैरह है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली होगा तो डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा, हाँ या ना। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंटल कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स, पिक्चर्स, टूल्स, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड। जैसे अगर आपको मान लो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ChatGPT वगैरह इस्तेमाल करते हो आप, इसका लो स्क्रीनशॉट और इसको स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT पे जाओ और उस पर फ़ोटो अटैच कर दो, आता होगा ये सब करना है तो, और उसको लिख दो भाई काइंडली एक्सप्लेन इन डिटेल दीज वर्ड्स को, वो एक एक वर्ड को एक्सप्लेन, जिसको हिंदी में सीखना है उसको बोल दो भाई एक्सप्लेन इन हिंदी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, तो ऐसे रहते। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की हमें ध्यान रखने हैं कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, डेप्रिसिएशन, लीज रेंट्स, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज, अमर्टाइज कॉस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमें पहले ही पता चल जाए। स्टॉक ऑफ WIP आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP इज एडजस्टेड टू अराइव द फैक्ट्री कॉस्ट। द वर्क WIP स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट में चैप्टर प्रोसेस, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टुवर्ड्स कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। देखो यार, हमें तो चलो हमारे तो सर्विस सेक्टर है, इतना क्वालिटी कंट्रोल वाली बात नहीं होती है, बट फिर भी अगर आजकल आप देखो तो आजकल जो है थोड़ा विजिट्स लग रही है, आप लोगों ने देखा हो, बोलो हाँ है ना। आजकल थोड़ा कॉलेजेस में क्या है, जो सीनियर स्टाफ है, सीनियर फैकल्टीज़ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक इससे क्वालिटी बढ़ती है, सर्विस क्वालिटी अच्छी। आजकल लेक्चर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो सभी टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। तो चलो ये तो सर्विस सेक्टर होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी यही रहता है, मैनेजर इसीलिए अपॉइंट करा जाता है कि भाई अच्छे तरीके चीज़ें मेंटेन हो। लेकिन क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होगे तो जब तक उसकी क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होगी तब तक मेरे बच्चों प्रोडक्ट ही अप्रूव नहीं होगा। समझ में आया नहीं है? तो उसमें जो रिसोर्सेज कंज्यूम्ड होते हैं, चाहे वो पैसा लग रहा हो, चाहे बैठने की चीज़ें हो, कुछ भी हो, उसको बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। और ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए उसमें ऐड करी जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट में। ऑफिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इट इंक्लूड्स ओनली दोज रिसर्च एंड डेवलप, सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है,
related which is cost for improvement of process system product or administration overheads. It includes only those administration overheads which are related to production. The general administration overheads is not included. समझ में आया? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, देखो यही मैंने समझाया था आप लोगों को. द रियलाइज्ड और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और वेस्ट इज, कभी कभार हम बोतल बना रहे हैं तो प्लास्टिक सारा तो यूज़ नहीं होता है, तो उसका प्लास्टिक को स्क्रैप बिक जाता है ना. फोटोस्टेट का काम है हमारा, कुछ पेपर वेस्ट निकलते रद्दी में चले. टेलर का आप लोगों ने देखा हो, टेलर आपसे हमेशा क्या करता है, एक्स्ट्रा कपड़ा लेता है. हाँ है ना, क्योंकि उसको पता है कुछ ना कुछ तो क्या होगा, वेस्ट होगा, तो वेस्ट उसका बिक जाता है या जैसे भी लगा लो. तो जो स्क्रैप अगर आपकी बिक रही है तो वो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों आपकी कॉस्ट को क्या करेगी, कम करेगी. आई होप चीज़ें क्लियर हैं. सर जी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई फालतू टेंशन वाली बात नहीं है. पैकिंग प्राइमरी मैंने समझाया. पैकिंग मटेरियल इज विच इज एसेंशियल टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज बाय प्राइमरी. अब टॉफ़ी में या सेंटर फ्रेश आप ले रहे हो तो सेंटर फ्रेश के ऊपर जो पॉलीथीन छोटा सा लग रहा है दैट इज़ प्राइमरी पैकेज. उसके बिना कोई खरीदेगा ही नहीं. टॉफ़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसके बिना कोई नहीं लेने वाला है. जॉइंट प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं साथ साथ नहीं. बाय प्रोडक्ट हमने सोचा नहीं था लेकिन वो अपने आप निकल गया, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट. जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड बिटवीन अमंग द प्रोडक्ट्स. इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट द NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट, जैसे हम प्लास्टिक्स बना रहे हैं, बोटल्स बना रहे हैं तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट को कम करता है. जॉइंट प्रोडक्ट्स एक साथ 2 प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं. आगे जाके चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे इस चीज़ को भी. नेक्स्ट, अब पहले एक बार इसको रिकॉल कर लेते, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, ये याद होनी चाहिए. बोलो मेरे साथ साथ. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट. फिर क्या ऐड कर दिया उसके अंदर बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड. क्या आ गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये ग्रॉस वर्क कॉस्ट. फिर उसमें क्या ऐड कर दिया, ओपनिंग WIP, क्या माइनस कर दिया, क्लोजिंग WIP, नेट वर्क कॉस्ट आ गया. फिर क्या ऐड कर दिया, और क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस, ऑफिस के खर्चे, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, ये सारी चीज़ हमने ऐड कर दी है. कोई रिकवरीज है, प्राइमरी पैकिंग, तो आपको क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब बस प्रोडक्शन हो चुका है. प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता आधी अधूरी चीज़ें, नहीं. प्रोडक्शन का मतलब जो पूरा कंप्लीट सामान बन चुका. जो पूरा कंप्लीट सामान नहीं बना है उसकी कॉस्ट हमने पहले ही माइनस कर दी है. बोलो हाँ या ना. जैसे आप देखोगे ओपनिंग WIP को ऐड करा, क्लोजिंग WIP को साइड, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. जो यूज में नहीं आया वो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, हम खर्चा निकाल रहे हैं. और जैसे आपकी जेब में 100 रुपये है तो 100 रुपये खर्चा नहीं है, वो एसेट है. लेकिन आज आपने 20 रुपये बचा लिए शाम को जाते वक्त, तो 80 रुपये जो आपके खर्च हुए हैं दैट इज़ एक्सपेंस. चलो जी सर. अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिंपल, अब फिनिश गुड्स को का एडजस्टमेंट और कर दो. क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो आपको क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. चलो जी सर. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज़ द टोटल कॉस्ट. फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इनकर्ड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप क्या करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऐड कर दो. बोलो भाई. तो फिर सारा आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो जनरल वाले थे, जो पूरे फैक्ट्री पे लग रहे हैं, जिसकी अपॉर्चनमेंट करी जा रही है. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग कॉस्ट, बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सब कुछ ले लिया. क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जैसे कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो सारे डिपार्टमेंट्स के काम आता है उसको बोलते हैं हम जनरल वाला. ठीक है मेरे बच्चों. डेप्रिसिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर ऑफ कॉरपोरेट, पूरी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन. अब पूरी बिल्डिंग खाली एक काम की, एक पर्पस के लिए तो काम आ नहीं रही, सबके लिए काम आ रही है. सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़, रेंट रेट्स, ठीक है. इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सेलिंग ओवरहेड, सैलरी एंड वेजेस रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, रेंट डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मेंटेनेंस, मोटर व्हीकल वगैरह पर डेप्रिसिएशन लग रही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. पैकिंग, सेकेंडरी कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल दैट विल इनेबल्स टू स्टोर वगैरह वगैरह. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब आप टेम्पो में भर भर के सामान होलसेलर तक
पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप तो मैन्युफैक्चरर हो। बोलो। तो सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज इंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो अब आ जाइए, तो फिर आप लोगों को मेरे बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी। समझ में आया? और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सेलिंग प्राइस। क्या मिल जाएगा? सेलिंग। तो ये मेरे बच्चों आपकी डिटेल कोस्ट शीट है, सारे बच्चे एक बार देखेंगे और अगली क्लास में सबको याद होनी चाहिए, सभी बच्चे लिख कर भी लाएंगे। डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम कैसे निकला? डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम फटाफट देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक अब तीसरी चौथी बार करा रहा हूँ, अब भी याद नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। ओपनिंग स्टॉक प्लस एडिशन परचेज माइनस का क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आ गया प्राइम कॉस्ट, ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रोस वर्क कॉस्ट। हाँ या ना? ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस नेटवर्क कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन से रिकवरीज, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी वाली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। हाँ या ना? जनरल वाले जो पूरी कॉर्पोरेट को चलाने के लिए काम आ रहे, बिल्डिंग सब कुछ जनरल वाले ऊपर दे रखे एग्जाम्पल। फिर मार्केटिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट शीट फॉर सर्विसेज इज आल्सो प्रिपेयर्ड, बट द फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मेट एंड प्रेजेंट सर्विस, एक सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम सर्विसेज के रिगार्डिंग अलग से कॉस्ट शीट बनाएंगे। आई होप सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है। ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट, एनी कॉस्ट विच इज मटेरियल एंड क्वान्टिफाइबल शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। एबनॉर्मल कॉस्ट को इसका पार्ट नहीं मानते हैं कॉस्ट शीट का। लाइक आग वाग लग गई है, चोरी हो गई है, वो एक्सेप्शनल चीज़ है। कॉस्ट पर्टेनिंग पेंडेमिक की वजह से आया, या एम्प्लॉयज़ ने सडन लॉकडाउन कर दिया, ठीक है बच्चों, था ड्यू टू सडन लॉकडाउन। सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, एनी सच टाइप ऑफ पेमेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल आर रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू विच सच पर्टेन। कई बार हमें सब्सिडी किसी एसेट्स के लिए मिल रही है तो एसेट्स की वैल्यू में से कम कर देते हैं, फिर कम करके डेप्रिसिएशन घटी हुई वैल्यू पर लगाते हैं, ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई, या फिर कॉस्ट में ही कम कर दिया। पेनल्टी, फाइन, पेनल्टी वगैरह आप कर रहे हो तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बना जाता, क्योंकि कॉस्ट का पार्ट वो कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। पेनल्टी फाइन वगैरह लगा रहे हो तो तुम्हारी गलती है, और पेनल्टी फाइन कस्टमर पे चार्ज करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा, कौन खरीदेगा? फिर कोई खरीदेगा नहीं, तो मार्केट से वैसे ही बाहर हो जाओगे। पेनल्टी फाइन लगने का मतलब आप कंप्लाइंसेस को पूरे नहीं कर रहे हो, लॉस को पूरे नहीं करो, और सोच रहे हो कस्टमर्स का पैसा दे दे। बोलो हाँ या ना? इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, ये अकाउंटिंग में दिखाया जाता है, इसका यहाँ लेना देना नहीं होता। इंटरेस्ट इंक्लूड एनी पेमेंट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स एंड इंसिडेंटल कॉस्ट दैट आर इनकर्ड अरेंजिंग दीज फंड्स। Interest and finance costs are not charged included in the cost of production. Interest and finance costs shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sales. ठीक है। Advantage क्या है? It provides the total cost figure. It helps in cost comparison. एक साल की दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हैं। Cost estimates में हेल्प करती है। Sufficient help in arriving figures of selling price वगैरह वगैरह। इट्स फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, इसको आप ट्राई करके लाना कि कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट फॉर द, अगली क्लास में फटाफट करा दूंगा ये। तो यहाँ पर हमारा फिर कॉस्ट शीट हमारी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? ख़त्म हो जाएगी। और 10 ईयर के क्वेश्चंस भेजूंगा आप लोगों को, ट्राई करना। समरी भी दे रखी है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। समझ में आया कुछ?